प्रथम आईएएस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने प्लेटफॉर्म प्रथम आईएएस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रथम आईएएस की यूट्यूब पर क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हम आपको एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित कर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत ना हो। हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट के साथ ये सीरीज चालू कर रखे हैं। चलिए, एक नई आशा के साथ आज की टॉपिक करें करंट अफेयर सीरीज की अगले एपिसोड पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई को किसके द्वारा लॉन्च करने की बात की गई है? सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, नीति आयोग। हाल ही में नई तकनीकी मंच के रूप में आरबीआई द्वारा इसको लॉन्च करने की बात की गई, जिसका नाम है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है। ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रक्रिया आसान, लागतों को कम किया जा सके और ऋण दिए जाने की गति को बढ़ाया जा सके। चलिए, अपने आंसर पर जाने से पहले हम सेबी के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर 1992 में सेबी को वैधानिक मान्यता मिली। अब नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत बनाया गया था। इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। आरबीआई का आपको पता है, यंग हिल्टन कमीशन पे आधारित था। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुई थी। ये जो अप्रोच इसका रहता है, बॉटम अप अप्रोच रखता है। ये इस दृष्टिकोण पे ये काम करता है। इसका अध्यक्ष आपको पता ही है, पीएम होते हैं। इसका जो उपाध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंट होता है। चलिए, कुछ और तथ्यों पे हम ध्यान दे लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, एनपीसीआई देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया था। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी संगठन के रूप में शामिल किया गया है। एनपीसीआई के कुछ प्रमुख पहले हैं जो आप देख सकते हैं, जो आप अपने फोन में यूज करते रहते हैं। यूपीआई, जो आपको कई बैंक इसका संचालन कर सकते हैं अपने फोन में ही, जैसे बैलेंस चेक करना, ट्रांसफर करना, एटसेट्रा। भीम ऐप, ये भी यूपीआई आधारित एक प्रणाली है जिसमें पेमेंट किया जाता है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस, ये भी एनपीसीआई के द्वारा चालू किया गया है, जिसे आप बैंकों में जो बैलेंस रहते हैं उसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये प्रीपेड होता है, इंस्ट्रूमेंट में काम करता है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीपीएस, आप जानते हैं जितने हैं लाइट बिल, आप घर लाइट बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ये जो आप भरते हैं इसी के माध्यम से ही भरते हैं। आप जो भी फोन पे, पेटीएम में भरते हैं इसी के माध्यम से होता है। नाच, आप भी कोई ईएमआई लेते हैं या कोई ईएमआई का ऑप्शन हो गया, या गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, या फिर कोई पेंशन फंड हो गया, ये इसी के माध्यम से आपके अकाउंट में आता है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इसे जितनी तारीख को सेट कर दिया जाता है, डेट सेट कर दिया जाता है, वो उसी डेट को आपके अकाउंट में आ जाता है, आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाता है। आधार सक्षम भुगतान सेवा, आप आधार के माध्यम से अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये यूपीएससी में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका क्वेश्चन था पूरे भारत के एटीएम को कौन सा आपस में जोड़ता है, वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच होता है। जो अपने कहीं भी एटीएम में, पूरे भारत में किसी एटीएम से आप पैसे निकाल रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है, ये इसी के माध्यम से होता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के माध्यम से।
चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है आरबीआई। आज का दूसरा क्वेश्चन, जीएसटी भवन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? हाल ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने उदयपुर में एक नया जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। ये उदयपुर की जो शाखा है ये क्या करेगी? यह 13 जिलों की सेवा में कार्यालय की भूमिका रहेगी। 13 जिलों में ये सेवा प्रदान करेगा। साथ में ही यहीं पर निर्मला सीतारमण जी ने आइस टैब के नाम से, आइस टैब 2.0 के नाम से एक और पोर्टल को लॉन्च किया, जो सीमा शुल्क संचालन में सुधार के लिए है। ये अपने आंसर पर जाने से पहले हम कुछ जीएसटी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जीएसटी इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से इसको लाया गया था। देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से ये एक है। वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ इसे पेश किया गया था। जीएसटी में उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, इसे वैट को बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, सेवा कर, विलासिता कर आज जैसे अप्रत्यक्ष करों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा जीएसटी में के निम्नलिखित शामिल है, ये क्वेश्चन बना देता है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A1 के अनुसार स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा याद रखिएगा, इस आर्टिकल को याद रखिएगा, जीएसटी परिषद से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। इसके सदस्य की बात किया जाए तो परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होंगे, जो आपको पता है निर्मला सीतारमण जी हैं। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री इसमें शामिल होंगे। प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है। जीएसटी की स्लैब की बात किया जाए तो इसमें 5 स्लैब हैं, 5 स्लैब्स हैं। एक 0% है, जो इसेंशियल आइटम्स होते हैं उन पर ये होता है। सेकंड स्लैब होता है वो 5% का, बेसिक जरूरतों वाली चीजें होते हैं। थर्ड जो होता है वो 12% होता है, जो स्टैंडर्ड वस्तुओं पे लगता है। फोर्थ जो होता है वो 18% का होता है, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट पे लगता है। एंड लास्ट पांचवा 28% होता है, जो लग्जरी वाली चीजों पे लगता है। ये 5 स्लैब हैं, आपको आप इसको याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की एक साथ शक्ति देता है। आर्टिकल याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तथा परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों को शामिल करने वाली वार्ता का परिणाम होंगी। यानी ये जो परिषद में जो भी निर्णय लिए जाएंगे इनमें बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें संघ और राज्य दोनों शामिल होंगे। चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है उदयपुर। आज का तीसरा क्वेश्चन, संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस किस कंपनी ने लॉन्च किया है? विच कंपनी लॉन्च द संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस? एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाटा एआईए लाइफ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस इसे टाटा एआईए लाइफ ने अपने पॉलिसी धारकों व उनके परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया है। संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस की बात की जाए तो इसकी विशेषताओं में बात किया जाए तो अगर किसी का डेथ हो जा रहा है, किसी कारणवश डेथ हो जा रहा है, तो ये योजना 3 लाख का तुरंत भुगतान प्रदान करती है। बिना किसी टाइम स्पेंड किए हुए इसे 3 लाख की त्वरित राशि प्रदान करेगी। साथ ही अगर कोई चुनौतीपूर्ण समय आ जाए या किसी कारणवश आप पेमेंट ना कर पाए, ऐसी स्थिति में 12 महीने तक प्रीमियम भुगतान को स्थगित करने की अनुमति भी देता है। और ऐसे अन्य सुविधाएं हैं जो इस संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस के तहत मिलती है। इसका आंसर है टाटा एआईए लाइफ। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का चौथा क्वेश्चन, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है जिसे हाल ही में फ्रांस के सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है? पावेल दुरोव, निकिता दुरोव, पावेल इवानकोव, सर्गे ब्रिन। हाल ही में फ्रांस की सरकार द्वारा प्राइवेसी को लेकर, प्राइवेसी फैसिलिटीज हैं इसमें जो निगरानी की जाती है इसमें कमी पाई गई है, जिसकी वजह से टेलीग्राम में अवैध गतिविधियां को पकड़ा है। अभी फ्रांस गवर्नमेंट इसकी जांच करेगी, जिसके लिए टेलीग्राम के सीईओ व को फाउंडर जो हैं पावेल दुरोव को गिरफ्तार कर लिया है। अभी जांच के बाद
इस पे जाँच होगी इन पर। इसका आंसर है पावेल दुरोव। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का 5वां क्वेश्चन, विश्व जल सप्ताह का आयोजन कौन-सा संगठन कर रहा है? Which organization is responsible for organize World Water Week? World Water Week. United Nation, WHO, Stockholm International Water Institution, CV, International Water Management Institute. वर्ल्ड वाटर वीक इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार इसकी तारीख जो है 25 से 29 अगस्त है। इसकी जो थीम है, सीमाओं को जोड़ना, एक शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए पानी। इसकी थीम और आप इसके डेट को याद रखिएगा। इसको किसने मनाया है? इसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूशन द्वारा मनाया गया है। सीवी इसका आयोजन कर रहा है। हम इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। सीवी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ये स्टॉकहोम स्वीडन में है। अपने आंसर पर जाने से पहले हम यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही है यूनाइटेड नेशन, सदस्य हैं इसके देश हैं। एक कंट्री को एक वोट मिलता है। हम यूनाइटेड नेशन के इसके 6 अंग के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, जो इसके 6 अंग हैं। जनरल असेंबली, ये आप जानते हैं, ये मुख्य अंग इसका है। इसमें 193 देश हैं, एक कंट्री को एक वोट मिला है। सुरक्षा परिषद, ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसका अंग जो है सुरक्षा परिषद है। इसके 5 मेंबर हैं, जिसमें चाइना, अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड रसिया, ये 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की एक अपनी पीस कीपिंग फोर्स है। तीसरा इसका जो अंग है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है। चौथा है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 5वां है इसका सेक्रेटेरिएट या सचिवालय। और छठा है इसका प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप जो है, ट्रस्टीशिप। इस संघ की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय की गई थी। राष्ट्रों की संख्या 193 है। जनरल असेंबली इसकी 6 मुख्य समितियां होती हैं, जो महासभा के लिए मसौदा या प्रस्ताव जो भी आता है इसको तैयार करती हैं। इसी के द्वारा तैयार किया जाता है, समितियों के माध्यम से। इसकी जो हम बात किया जाए, यूएन के जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके इम्पोर्टेंट, उसके बारे में जान लेते हैं। आईएलओ, संयुक्त राष्ट्र एवं खाद्य और कृषि संगठन, जो इसके अंग के रूप में काम करते हैं ये। यूएनडीपी, एनएचआर, यूनिसेफ, यूनेप, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक समूह, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, सार्वभौमिक डाक संघ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वाइपो, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और विश्व पर्यटन संगठन। ये कुछ विशिष्ट एजेंसियां हैं यूनाइटेड नेशन की। यहाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देख लीजिए। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। चाइना, यूएसए, फ्रांस, यूके एंड रसिया इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात किया जाए, ये जिसको अभी हमने पढ़ा, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय हेग में है। इसके कुल 15 जज होते हैं। 193 सदस्य देश इसके हैं। इसके कोरम जो इसमें बैठक के लिए जरूरी होते हैं 15 हैं। इसके बैठक के लिए कम से कम 9 लोग चाहिए ही चाहिए। इसके अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में नवाब सलाम हैं, जो लेबनान से हैं। चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। आज का छठा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कितनी नई लखपति दीदी ने सर्टिफिकेट प्राप्त किए? 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख, 15 लाख। पहले हम लखपति दीदी समझ लेते हैं, ये आखिर में है कौन जिनको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराई गई है। लखपति दीदी योजना 23 दिसंबर 2023 को राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था। सरकार का लक्ष्य गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। यह योजना गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण के व्यापक मिशन के अनुरूप है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वो प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें। इसका मेन उद्देश्य ये है। कृषि गतिविधियों के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को लेड बल्ब बनाना, प्लम्बिंग के काम करना समेत अन्य कौशलों में प्रशिक्षित किया जाएगा।
ये है लखपति दीदी योजना। साथ में एक और इम्पोर्टेंट योजना है जो आप इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। 17 सितंबर 2023 को उसको लॉन्च किया गया था। इसे एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसका पूर्ण वित्तीय पोषण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत प्रतिदिन कौशल प्रशिक्षण के लिए 500 रुपए का अनुदान तथा आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जब यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा तो 500 रुपए का पर डे दिया जाएगा। इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 18 पारंपरिक व्यापार शामिल हैं, जिसमें हो गए लोहार, सोनार, ये सब मिलाकर इसमें 18 पारंपरिक व्यापार शामिल हैं। इसका पंजीकरण गांव में स्थित सामान्य सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा, सामान्य सेवा केंद्रों पर किया जा सकता है। ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मोदी जी ने महाराष्ट्र से अपने तीसरे टर्म में 11 लाख महिलाओं को इन्होंने सर्टिफिकेट प्रदान किया। इसका आंसर है 11 लाख। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, सितंबर का हमारा रिवीजन क्लास कंप्लीट हो चुका है। अक्टूबर की ये 3rd सीरीज है। एक और सीरीज आएगी जिसमें अक्टूबर को भी कवर कर दिया जाएगा। 4th सीरीज में आपको रिवीजन के लिए हमारे प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग करंट अफेयर्स की सीरीज है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, उसमें कराया गया हुआ है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउंट ब्लांक है ये। माउंट ब्लांक जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस देश में स्थित है? जो सबसे ऊंचा पर्वत है, फ्रांस में। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए ढांचा जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस संस्थान से संबंधित है? ये आरबीआई संबंधित है। मोहम्मद मुइज्जू किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? मालदीव के। 1000 किलोमीटर हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजना किस राज्य संशासित क्षेत्र से संबंधित है? असम से संबंधित है। सागर मैत्री पहल किस संगठन ने शुरू की है? डीआरडीओ द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। भारत ने 2023 में G20 संसदीय अध्यक्षों की समिट P20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? ब्राजील को सौंपी है। कौन एयरवेज ने स्पेस एक्स के साथ, जो एलन मस्क की कंपनी है, समझौता किया है ताकि आकाश में हर यात्री को बिना किसी लागत के स्टारलिंक वाईफाई उपलब्ध कराया जा सके? कतर एयरवेज द्वारा। डेनियल नोबोआ को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इक्वाडोर। अभी कुछ महीनों तक यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी व अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जाएगी। अगर हमारा आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब की हैंडल आईडी है @IAS प्रथम। इसकी पीपीटी और पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए हमें @प्रथम IAS ऑफिशियल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर स्कैन कर हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू और हैव ए नाइस डे।